उन्होंने एक वो अपनी यूनिवर्सिटी चला रखी है, तो उनकी फिलॉसफी सारे देश में नहीं सारे विश्व में देखी जा रही है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक फौजी का बेटा हूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे पिताजी रहे। वो समय जिस समय पे सबसे ज्यादा जेनोसाइड की बातें सामने निकल कर आती हैं, तो उन्होंने वो हकीकतें भी मुझे बताई। लेकिन फिलहाल एक ऐसी सरकार देश में है जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चल रही है आतंकवाद के खिलाफ। ऋषियों की भूमि है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर भी ऋषि कश्यप की भूमि है। उस समय ड्यूटी भी करनी है, ऊपर से आपको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि अटैक हुआ है, तो गुस्सा भी अंदर से एक फौजी है, लेकिन क्या है कि अपनी ड्यूटियों से बंधा भी हुआ है। शक्ति, ऊर्जा अपने क्रोध को दमन करने के लिए, अपने ईर्ष्या भाव को दमन करने के लिए, आपके अपने अंदर क्षमा रूपी शक्ति का प्रादुर्भाव बनाने के लिए हमें उन प्रकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का टॉक शो। आज के हमारे इस एपिसोड में, ये एपिसोड नहीं कहेंगे हम इसको, एक जनरल चिट चैट शो कहेंगे, क्योंकि आपने देखा कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तो आज हमारे साथ 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, और तीनों अपने अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, और उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मानना है, ये जो देश में हालात इस तरह के जो चल रहे हैं उस पर उनकी अपनी अपनी क्या क्या एक्सपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं इंद्रजीत जी, आप एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स से हैं। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन दत्त जो कि माइंडसेट कोच हैं। तीसरे सबसे युवा हमारे साथ लीडर हैं जिनको आप स्टूडेंट लीडर कह सकते हैं, जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ABVP से भी आप जुड़े हुए हैं। तो तीनों ही बड़े एक्सपर्ट हैं। तीनों का अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो जैसे युवा आप देख लीजिए कितने कम उम्र में इतनी एक्सपर्टी वो अपने क्षेत्र में रखते हैं। हर किसी क्षेत्र में वो बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी जाकर बात करते हैं। तो तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुत पारंगत हैं। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप फौज से आते हैं, आप इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो मुद्दा भी अपने फौज से संबंधित है। इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें जो वहाँ टूरिस्ट घूमने गए वो भी मारे गए हैं, अपने जवान भी उसमें मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विपदा इस समय शहर के, अपने देश के लिए कह सकते हैं हम। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि जब हम लोग टीवी पर या सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें देखते हैं कि भाई हमला हुआ है, कहीं इस तरह की घटना हुई है, कभी कश्मीर में या किसी और भी क्षेत्र में इस तरह का कोई आतंकी हमला बेसिकली जो होता है, तो उस टाइम पर आपका माइंडसेट क्या रहता है? दर्द, ड्यूटी, क्या मतलब क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग होती है एक फौजी की? जय हिंद, वंदे मातरम जी। देखिए, हमारे फौजी जीवन में जो कुछ भी हम लोगों को ट्रेनिंग डे टू डे दी जाती है जी, वो इस प्रकार की भावना हमारे अंदर में पुष्ट की जाती है, जागृत की जाती है। इस प्रकार की पृष्ठभूमि हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में भर करके दिया जाता है कि आप देश हित, मानवता का हित और जन कल्याण के लिए अपने जीवन की कुर्बानी करने में भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। जी। इन तथ्यों के आधार पर और इन विचारधाराओं के पुष्ट होने के साथ साथ हमारे जीवन की जितनी भी सेवाएं होती है वो जनहित के लिए, देश हित के लिए और जन कल्याण में ही निहित होती है। तो देखिए, उस समय ड्यूटी भी करनी है, ऊपर से आपको गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि अटैक हुआ है, तो गुस्सा भी अंदर से एक फौजी है, लेकिन क्या है कि अपनी ड्यूटियों से बंधा भी हुआ है, लिमिटेशंस भी होती हैं साथ साथ, और दर्द भी होता है कि अपने देश पर यह हमला हुआ है, अपने ही लोग इसमें मारे जा रहे हैं। तो उस समय आपकी मनोदशा? बहुत सुंदर सवाल है जी। वेद कहता है कि क्षमा शस्त्रम करे जस्य किम करोत ही दुर्जनः अत्रिणे पतितो वहिनी स्वमेव पश्याम्यति। वेद कहता है कि शक्ति, ऊर्जा जी, अपने क्रोध को दमन करने के लिए, अपने ईर्ष्या भाव को दमन करने के लिए, आपके अपने अंदर क्षमा रूपी शक्ति जी का प्रादुर्भाव
बनाने के लिए हमें उन प्रकल्पों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो जनहित में हो, जो देश हित में हो, जो मानव कल्याण के लिए हो। जी, चलिए दूसरा सवाल आपसे करते हैं। आप स्टूडेंट लीडर हैं, युवाओं को आजकल आप मोटिवेट भी कर रहे हैं और युवाओं की आप प्रेरणा भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भी आपको अक्सर देखते हैं, YMCA के छात्र हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आजकल अपने स्टूडेंट समय में। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे अटैक्स यूथ की साइकी पर, जो यूथ है आज का, उसकी साइकी पर कितना असर पड़ रहा है, स्पेशली जो राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं? सर्वप्रथम तो बहुत बहुत नमस्कार, और मैं खुद बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक सम्मानीय एक देश के जो सैनिक रहे हैं पूर्व में, उनके साथ बैठने का सौभाग्य मुझे आपके टॉक शो पे प्राप्त हुआ है। जो सवाल है वो बहुत वाजिब है। ऐसे जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जिसमें सिर्फ एक धर्म के आधार पर जो सारी घटना हुई है, ऐसे में हम एक यूनिवर्सिटी कैंपस में हर धर्म का, हर पंथ का विद्यार्थी वहाँ पढ़ता है, जिसके बाद एक कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कल तक जो मेरा साथ बैठकर खाने वाला दोस्त है वो मुझे उसे मैं संदेह की नज़र से देखने लगता हूँ, क्योंकि इस बात को टाला नहीं जा सकता कि जो कश्मीर में हुआ वो अक्सर होता है, और पाकिस्तानी वो आतंकवादी थे, साथ में 2 लोग भारतीय भी थे, और उनको मतलब मैं आपके शो पर इस तरीके से बात भी नहीं कर सकता जो उनसे जिस तरीके से उनके साथ किया गया, उनके वस्त्र को उतारा गया, उनसे उनका धर्म पूछा गया, कलमा उनसे पढ़वाया गया, उसके बावजूद मतलब इस तरीके से इस मुद्दे को सेंसिटाइज करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि सबको मार दिया गया, कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया ताकि पता चल सके कि देश में कि किस तरीके की ये सेंसिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा से बीच में ही आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है, हमने अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समस्त हरियाणा के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय, सब में हमने YMCA में भी आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि असल में ये नींव कहाँ से रखी गई है, कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों के मन में है, कि कैसे एक 17-18 साल का बच्चा इतना कट्टर हो जाता है कि वो सामने वाले को, अगर वो उसके धर्म से नहीं है तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हम तो किसी के हाथ में कट लग जाए तो घबरा जाते हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील भी होता है, क्योंकि जिस समुदाय से ये लोग आते हैं उस तरीके की जो इनटॉलरेंस की ये पॉलिसी लेकर चलते हैं, उससे देश पूरा देश उस चीज़ को जानता है। तो स्टूडेंट के बिहाफ में मैं कहूँगा कि स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो देखते हैं कि हमारे जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे कोई ABVP का है तो वो भाजपा के या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े नेताओं को देखेगा, जैसे हमारी रेखा गुप्ता जो CM है फिलहाल दिल्ली में, या फिर लगभग मुख्यमंत्री भाजपा में है, वो कहीं ना कहीं अभावित से कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। तो जो लीडर्स को देखेंगे कि मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है तो देखेगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके की पॉलिसी लेके चलते हैं, वहीं NSUI का है तो कांग्रेस वालों को देखेगा। तो ऐसे मुद्दे पे जहां राजनीति आज के समय पे साम दाम दंड भेद की हो गई है, तो ऐसे घटनाओं से भी राजनीतिक फायदा निकालने की कोशिश लीडर्स करते हैं, तो स्टूडेंट लीडर भी उस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अच्छी तो नहीं मानी जाएगी, कहीं हर तरीके से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के अंदर होता है, क्योंकि इस ऐसी घटनाओं को छोड़ दें तो गुस्से की वजह से छोड़ा भी नहीं जा सकता, और पकड़ लें तो देश में हालात ऐसे बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही, बड़े अच्छे विचार हैं साहिल के। तो आप माइंडसेट कोच हैं, आपके पास अब आएंगे। मनमोहन जी, जब इस तरह के हमले होते हैं इसके बाद इंसान, कोई भी आम व्यक्ति होगा, उसका रिएक्शन गुस्सा ही होगा और वो बहुत हेल्पलेसनेस महसूस करता है। तो उस समय की जो, आपको क्या लगता है कि उस समय एक इंसान का जब वो वहां पर खड़ा है और हमला हो रहा है, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, या उनसे, जैसा साहिल ने कहा कि भाई उनसे धर्म पूछा गया, तो साइकी क्या होगी, माइंडसेट क्या होगा एक उस व्यक्ति का जो वहां पे मरने के कुछ देर में मर जाएगा शायद उनकी गोली से, और एक उसका जो उसको गोली मार रहा है, क्या कहेंगे इस पर? धन्यवाद। मैं आपके चैनल को धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि मुझे आपने इसके लिए मौका दिया और मैं अपने विचार रख सकूं। देखिए, माइंडसेट के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जहां से वो बनना शुरू होता है। उसके पीछे हमारी एजुकेशन, हमारी वो पढ़ाई जो कभी स्कूल में होती है, हमारा एसोसिएशन, हमारा वातावरण, वहाँ से वो माइंडसेट बनना शुरू होता है। तो ये एक तो इसमें
आता है कि जो ये आतंकवादी है, इनको बचपन में आंख खोलने से पहले इस तरह से रेडिकलाइज किया है कि आपका एक धर्म विशेष है जो आपका दुश्मन है जी। और उसको अगर आप पेन पहुंचाते हैं तो आपको पुण्य मिलता है। तो जब इस माइंडसेट से एक पूरा देश ही प्रभावित हो तो इसको कंट्रोल करने के लिए केवल कोई छोटी सी एक्शन, जिसको हम कहते हैं कि करेक्टिव मेजर ले लिया, उससे चलने वाला नहीं है। दूसरे आते हैं कि देखिए, जब कोई आपदा आती है तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं रहती। वो बिल्कुल दर्द भी है, दुख भी है, असहनीय भी है। लेकिन एक चीज़ हमारे देश में बहुत अच्छी है कि सबसे ऊपर नेशनलिटी रहती है। कुछ भी विषय हो, कभी कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे देश में हम कभी भी कैसा भी आपदा हो, लेकिन जो एक देशभक्ति की भावना है उससे लोग अपने आप को निकाल लेते हैं और उसके लिए तैयार करते हैं। तो इसमें भी मुझे बिल्कुल श्योर है कि बहुत ऐसे पेन हैं जिसमें हमने ऐसे यंग कपल्स को देखा जिनको अभी 4-5 दिन हुए हैं, और हमारे अधिकारी हैं जिनके जो हमारे देश का भविष्य है, तो उनको अपनी आंखों के सामने और इतनी गंदी मानसिकता के साथ में कुछ हमला देखे जो अब टीवी पर है, सब जगह है। तो देश में तो उबाल है और वो होना भी चाहिए। नहीं होगा तो मुझे सरप्राइज लगेगा। जी। दूसरा आ जाते हैं कि ये जो लोग जो आतंकवादी है, अब देश का अगर उनका लीडर ही उनको ये बोले कि आप बहुत अच्छे हैं और हिंदू सेकंड क्लास है, हम उनसे बेहतर हैं सोचने में, एम्बिशन, आपको मारना है मरना है, तो उसमें इन जनरेशन्स का जो उन्होंने एक वो अपनी यूनिवर्सिटी चला रखी है, तो उनकी फिलॉसफी सारे देश में नहीं सारे विश्व में देखी जा रही है। उनको कितना लॉस हो रहा है उससे तो मतलब नहीं, लेकिन हम एक पड़ोसी होने के नाते हमें ज़रूरत है अपनी रिटेलिएशन की पावर को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने की। मैं तो अगर मेरा विचार सरकार तक जाए तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि हमें पहले पाकिस्तान से था थ्रेट, अब चाइना और बांग्लादेश को भी अगर हम देखें तो हमें अपनी मिलिट्री पावर को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाने की ज़रूरत है। जी साहिल, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, सर ने सरकार की बात की यहाँ पे, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मेरे पिताजी रहे और सन 1990 का वो दशक, 90 से लेकर 2000 तक वो जम्मू एंड कश्मीर में ही थे। वो समय जिस समय पे सबसे ज़्यादा जेनोसाइड की बातें सामने निकल कर आती हैं, तो उन्होंने वो हकीकतें भी मुझे बताई। लेकिन फ़िलहाल एक ऐसी सरकार देश में है जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चल रही है आतंकवाद के खिलाफ, जहाँ पे एक देश के प्रधानमंत्री अपनी यात्रा भी छोड़कर वापस आते हैं और कुछ 5 से 6 बड़े ऐसे निर्णय भी तुरंत प्रभाव से लिए गए। सबसे पहला तो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर देना, यानी 1960 में जो ट्रीटी बनी थी सर, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी अब वो 6 की 6 नदियों पर जो अधिकार है वो भारत का है और वो उस पानी को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकती है। सभी तरीके के वीज़ाज रद्द कर दिए गए हैं। आवागमन जो है अटारी बॉर्डर को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो सरकार अच्छी पॉलिसी लेकर ये चल रही है। लेकिन अब जो देश का युवा है, मैं तमाम युवाओं की आवाज़ का नेतृत्व करते हुए आपके शो के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि हम बड़ा बदला चाहते हैं। अब जिस तरीके से पुलवामा के बाद उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पहलगाम के बाद कुछ ऐसा चाहते हैं कि आतंकवाद की जो नींव हिले, वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो आज अपने दफ्तर में केक काट रहा है, उसे पता चले कि वो जो खून इन भारतीयों का उन आम लोगों का बहा है जिनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी गलती सिर्फ हिंदू होना था। उनकी जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया गया, उनको मारा गया, काटा गया, उसका बदला अब देश का युवा या देश का प्रत्येक नागरिक, अब मेरे साथ यहाँ जितने भी माननीय लोग बैठे हैं ये भी सहमत होंगे मेरे बात से कि अब हम बड़ा बदलाव चाहते हैं। देखिए, इसमें मेरा कहने का मतलब यही था कि जैसे कोई घटना हुई और उसको हम एक करेक्टिव मेजर कर लेते हैं कि चलो एक शहीद हो गया, 2 शहीद हो गया, और ये छोटा छोटा पेन बहुत बड़ा बन जा रहा है, वो एक पैटर्न सा बन गया है। और जैसे अभी साहिल ने कहा कि समय आ गया है कि इसको ब्रेक थ्रू तक ले जाना है, कि जहाँ पर जैसे हमने देखो एक मुल्क है, उसकी नेशनलिटी की एग्जाम्पल सारी दुनिया देती है। उसका मानना ये है कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हम नहीं रहेंगे जी। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी लिमिट तक जाते हैं और वो
किसी को भी इग्नोर करते हैं कि आपकी जो सलाह है, आपका जो ज्ञान है, हमको सूट नहीं करता जब तक हम सेफ नहीं हो जाते। तो आज हमारे पास वही मौका है कि अगर हमारा दुश्मन इतना हमको ग्रांटेड ले रहा है तो अब समय है उसको बिल्कुल ब्रेक थ्रो करने की। अगर इजराइल 10 किलोमीटर का एक बफर जोन बना सकता है तो ये जोश में भी नहीं कहूँ तो मैं कहूँगा हमको तो 50 किलोमीटर का बनाना चाहिए कि यहाँ तक अब हमारा दुश्मन का कोई आसपास नहीं रहेगा हमारे। इंद्रजीत जी, आपका क्या मानना है? मैं साहिल जी से और डॉक्टर साहब से थोड़ा सा भिन्न रहूंगा जी। क्योंकि देखिए, साइकोलॉजी के पृष्ठभूमि में आप जाएंगे, विचारों की श्रृंखला में जिस तरह का समावेश बच्चे के अंदर में उसका संस्कार, उसकी सराउंडिंग्स, उसके विचारों को पुष्ट करती है, तो उसका चित्रण उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है जी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो देखिए, हिंदुस्तान एक ऋषियों का भूमि है और वेद कहता है, वेद हमारा मार्गदर्शन कहता है कि जो नर उत्तम प्रकृति का काकर सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। बिल्कुल। तो हमें, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ यदि हम अपना झुकाव करें तो कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इन श्रृंखलाओं के बीच में हमें बड़े व्यवस्थित होकर के चिंतन करना है, न चिंता करना है, न क्रोध करना है, न ईर्ष्या करना है, और ऐसे चीज का प्रभाव अपने लिए ले आना है ताकि जिसमें हमारा भी कुशल क्षेम हो और जिसको हम दमन करना चाहते हैं उसका दमन भी हो। जैसे कि पहले श्लोक में हमने कह दिया कि वेद का मंत्र है कि क्षमा शस्त्रम करे जस किम करोति दुर्जन कहते हैं जो इन चीजों से अलंकृत होकर के, जो इन भावनाओं से अलंकृत होकर के जो इस प्रकार का दुस्साहस करता है, जनहानि करता है, मानवता का दोषी बनता है, उसके अंदर में एक विचारों की भावना की आवश्यकता है। इंद्रजीत जी, आप हाँ जी 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 देखिए, एक शास्त्र तो हमारा डीएनए है। हम जब हिंदुज़म की बात करते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी, हमारे वेद सब स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने का ही हमको प्रेरणा मिलती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है, देखिए, जब दुष्टता बढ़ती है तो कई बार तो भगवान को जन्म लेना पड़ा उसके लिए। सेवक सो जो करे सेविका ही अरु करनी ते करे लड़ाई। और जब समुद्र भगवान राम के सामने जब मानते नहीं है तो जब फिर वो कहते हैं अच्छा तो भैया दुष्ट तो दुष्टता नहीं जाएगी, उसके सामने आपको आना ही पड़ेगा। तो धर्म का काम करने के लिए तो हमारे बहुत सारे धर्म गुरु हैं, मंदिर हैं, उसमें तो हम बहुत आगे दुनिया में, उसमें भारत का कोई ये नहीं है। जिसको आप कम भी समझते हो उसको भी स्पिरिचुअलिटी की और धर्म का ठीक ठाक समझ होगा। लेकिन यहाँ शास्त्र शस्त्र के बिना नहीं चल सकता, जो जिसके लिए हमारी एक प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल एयरफोर्स है, नेवी है, और हमें अपने जवानों के ऊपर, हमें अपनी लीडर्स के ऊपर फक्र है कि चाहे उनको आप मशीन भी नहीं दोगे और टारगेट दे दोगे, आपको पहले टारगेट करके देंगे वो, चाहे मशीन है या नहीं है। ये हमारी कल्चर रही है देश की। तो अगर सरकार फैसला करेगी, हालांकि जो मेरी समझ है वो ये है कि एक समय था कि हमारे बॉर्डर पे जवानों को दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन जब से हमारी एक पूरा बदलाव हुआ है साइकोलॉजी में, देश की में, तो अब उनको छूट है। लेकिन जो बड़े फैसले हैं, अगर हम डिसीजन करें कि भाई इस कैंसर को बिल्कुल पूरा ऑपरेशन करना है, देखो हमने बालाकोट किया जी, तो वो एक हमने उनको डैमेज किया, लेकिन हमारी पावर से हम तब तक डैमेज करें जब तक उनकी
वापस लड़ने की क्षमता बिल्कुल कम ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ने ऋषियों की बात की सर ने, तो ऋषियों की बात ऋषियों की भूमि है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर भी ऋषि कश्यप की भूमि है, कि राम के बेटे लव और कुश के शहर लाहौर जैसों को अब हम खो चुके हैं। 200 साल पहले हमने अफगानिस्तान खो दिया, 75 साल पहले हमने पाकिस्तान खो दिया, 70 साल पहले हमने बांग्लादेश खो दिया, बंगाल के में अब रोहिंग्याज आने लगे हैं, डेमोग्राफी पंजाब की बदलने लगी है, बॉर्डर केरला के असुरक्षित हैं, अरुणाचल में चाइना आने लगा है। तो इस समय पे पॉलिसीज़ जो है इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत जो विश्व गुरु की राह पर है, विश्व गुरु तभी बनेगा जब पहले अपने आप को सुरक्षित रखेगा। इसके लिए देखिए लॉन्ग टर्म तो अभी शायद बात करने का नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो देखिए हमने जैसे अपने एनसीसी है, बच्चे हैं, और जैसे अभी मैडम एक बात कर रहे थे कि जो नौजवान है वो किस तरफ जा रहा है। देखिए जब हम 9th 10th में पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि एक बेटे को हम फौज में प्रेरित करेंगे कि फौज ज्वाइन करे, और लोगों को गर्व होता था। अब कोई आईआईटी या आईआईएम टॉप करता है तो वो अपनी कंपनी बनाएगा, वो अपने कहीं विदेश में जाएगा, उसके ड्रीम्स हैं लंबी गाड़ी लेने के, अपना घर बनाने का। लेकिन एक चीज़ समझनी है हमें कि देश है तो फिर हमारा एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल। सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद फिर हमारे जो हमसे रिलेटेड लोग हैं, और सबसे बाद में हम आते हैं। तो अब समय आ गया है कि ये जो बीमारी है इससे बिल्कुल इसका पूरी सर्जरी करे। इसकी गोलियों से काम नहीं चलेगा कि थोड़ा सा फायदा हो गया अब चलो जी ठीक है अब योगा कर लेना, नहीं चलेगा। इंद्रजीत जी, आपको क्या लगता है कि जो सीट्स में जो अधिकारी बैठे हैं और जो ग्राउंड पर सोल्जर्स हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से ये घटनाएं एकदम से होती हैं? निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी मानसिक व्यक्ति का जो मानसिक उद्गार है वो प्रभावित होता रहता है, तो वहां पर उसको जीवन जीने की अपने क्षेत्र में महसूस होता है, कठिनाई महसूस होता है, एक पीड़ा होती है, और जो डेफिनेटली वो बाधित करती है। ये एक बड़ा प्राकृतिक सवाल जुड़ा हुआ है जी। तो जहां आदमी का मानसिक पुष्टि एक अपने स्तर पर होती है, वहां जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी एक्टिविटीज होती है वो फ्रूटफुल होती है, उसमें विकास होता है। जैसे आप इस प्रकार से मान करके चलिए कि आपको भूख नहीं है और आपके सामने बहुत सारा व्यंजन परोस दिया जाए तो आपका खाने का चाव नहीं रहेगा, ऐसा मान करके चलिए। देखिए इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण भी है कि आपने पूछा कि भाई जो ऊपर का जो लीडरशिप है और जो नीचे जो जवान काम करते हैं तो उनमें कुछ कम्युनिकेशन गैप है। देखिए जो डिफेंस का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो टोटली फुल प्रूफ होता है, उसमें कहीं कोई होना, और फिर वो सिस्टम इस तरह से होता है कि आप नहीं भी बताएं तो मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जाती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि एक तो कोरोना में हमारी जो नफरी जो भर्ती करते थे वो उस टाइम पे मूवमेंट्स की वजह से नहीं हो पाई, वो ज़रूर एक नंबर कम हुआ। दूसरा मैं ये कहूँगा, देखिए आप चाहे अपने सिटी को ले लो या कहीं पे भी ले लो, ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर 100 गज को प्रोटेक्ट कर सके, वहाँ पे कमांडो खड़े कर सके, ये कर सके। देखिए आप एक माहौल बनाते हैं कि कहीं थ्रेट है या कहीं अब चलो ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया और आपने भी देखा कि बहुत रेडिकेशन हुआ उसका, और जो माहौल था वो बहुत बदला, इसमें तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन कभी जो ये आतंकवादी होते हैं ये भी उतना ही रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि आपके पूरे एरिया में कौन सी जगह है जो वीक है। ठीक है, देखो अपने घर में भी तो आप रात भर जागते हैं, लेकिन जो कोई चोर होता है तो कहीं ना कहीं से वो जगह बना लेता है।
तो इसमें भी मैं यही कहूँगा कि देखिए हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को इतना नहीं कह सकते, लेकिन यस अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं, हमारी टेक्निक और लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी है इंद्रजीत जी और देखिए, बिल्कुल, मनोहर जी बिल्कुल। कि एक आतंकवादी एक संख्या में और हमारी देश की सीमा के बीच में घुस जाता है, जैसा कि आपने कहा कि वो भी अपनी एक प्लानिंग करते हैं, उनकी भी एक सोच इसमें होती है। इसमें क्या होता है कि इनके स्लीपर सेल्स होते हैं। जी। पता चला कि 2.5-3 साल से उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब इनके आका चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसे किया जाए, क्योंकि उनका तो काम यही है, क्योंकि कुछ समय से मामला मामला शांत था। अभी हाँ, तो उनकी देश की पीस, देश की प्रोग्रेस, देश का जो आर्थिक विकास है, और अब उससे पेन किसको होगा? जो हमारे दुश्मन है। तो जरूर मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ का कोई देखिए एक्सक्यूज़ नहीं है, ज़रूर हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं, हमारी जो हमारे जो इनपुट्स है उनको हम बेटर कर सकते हैं। लैब्स तो कहीं ना कहीं से हुआ ही है, क्योंकि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमारी है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हर इंच को, हर 100, देखिए जहाँ पे लोग होंगे वो 100 गज का ही होगा बस, जी है जी। तो हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस को रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे सीख जरूर ले। जी साहिल, एक सवाल, क्योंकि आप यूथ हैं और यूथ को आप देखते हैं और यूनिवर्सिटी के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, उस नाते मेरा एक सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल अवेयरनेस होने के बावजूद भी जो बच्चे हैं वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर अब यूनाइटेड स्टैंड लेना मुश्किल हो रहा है? नेशनल सिक्योरिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रीच है फिलहाल, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा सेफ हैं, डिफेंस में भी हम बहुत ज़्यादा अपने बजट का इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर आप उन मानसिकता को कैसे, उस पर कौन सा सोल्जर बिठाएंगे जो अपने आप को भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं है? उसके अंदर क्या बैठ जाएगा? आप थोड़ा सा पलट के देख लीजिए सिनारियो को कि एक 27-28 लोगों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्हें कलमा नहीं आता था, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर धर्म से नहीं थे। कोई एक एग्जाम्पल भी आपको पूरे देश में ध्यान नहीं आएगा कि जिसको गायत्री मंत्र ना आने पर मार दिया गया हो, जिसको हनुमान चालीसा ना आने पर मार दिया गया हो। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी 9 आतंकवादी थे, 7 पाकिस्तानी थे, लेकिन 2 भारतीय भी थे उसके अंदर। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि कौन है वो लोग जो कर्नाटक में पाकिस्तान के झंडे दिखाते हैं, केरला में पाकिस्तान के झंडे दिखाते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई नीति होगी तो मुझे लगता है इजराइल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। कि इजराइल एक छोटा सा देश होके भी अगर एक भी क्षति उसके नागरिक को पहुंचती है तो उसका बदला वो बराबर लेता है। ऐसा नहीं है कि उसकी सिक्योरिटी में उस जैसी इजराइल जैसी सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता कि आज दुनिया में किसी के पास है, जो मोसाड है इतनी एक्टिव है। लेकिन अगर कोई भी कुछ भी इंस्टेंस ऐसा आता है कि जहां पर उनको किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो वो बदला लेता है। तो इस तरीके की नीति अगर भारत लेकर चलेगा तो मैं मानता हूँ। साहिल, आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मनोदशा है, उनके मूवमेंट्स का क्या रोल होना चाहिए जब हमारा देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो? तो उनकी क्या मूवमेंट होनी चाहिए जो आज का युवा है, जो पढ़ रहा है, जो यूनिवर्सिटीज में है? आज के युवा को, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आम तौर पर जब हम छात्र बैठे होते हैं तो किसी न किसी के मन से ये निकल जाती है कि यार अब ये देश लायक नहीं है रहने के, बाहर चलते हैं। मेरा तो प्लान है कि मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट होगी और मैं बाहर निकल जाऊंगा, वहीं फैमिली के साथ सेट हो जाऊंगा। लेकिन अब फिलहाल जो है, क्या कोई ये भी कहता है कि यार मैं फौज में जाऊंगा, यार मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे तो फौजी बनना है। इस तरीके के भाव में निरंतर रूप से देखते हैं हम कि कहीं ना कहीं कमी आती है। अभी मैं ये कहता हूँ, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे छात्र संगठन है जो अभी भी, कि जब ऐसा कुछ हुआ तो कल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सभी छात्र एकत्रित हो गए एक साथ, और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एक तरीके की एक पहल उन्होंने की कि हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे। ऐसे करने से कुछ ऐसा है कि वाईएमसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ने प्रोटेस्ट किया तो उससे आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये बात सुनिश्चित हो गई कि जिन छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया आतंकवाद के खिलाफ, वो अपने जीवन भर ऐसी किसी घटना का समर्थन नहीं करेंगे। और इस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं कहता हूँ ये होता भी है। और साथ ही साथ क्या है कि फौज वाली जो चीज़ है, ये मैं देखता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र के जो जितने भी विद्यार्थी हैं इनमें कम है। गांव की तरफ हम जाएंगे तो आज भी वो जज्बा है विद्यार्थियों के अंदर कि हमें फौज में भर्ती होना है, देश के लिए कुछ करना है। तो ये इस तरीके की जो नेशनलिज्म की जो सोच है, मुझे लगता है कि अभी और ज़्यादा आने की ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर। देखिए, हम कई बार फौज की ज़रूरत तो समझते हैं, लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती ना तब तक उसके लिए हम प्रोएक्टिव नहीं होते। अभी देखिए, रशिया वॉर हुआ
तो उन्होंने सैलरी भी बढ़ा दी और लोगों के लिए सारी सुविधाएं भी दी। लेकिन किसने सोचा था कि रसिया भी अनसेफ है, अमेरिका भी अनसेफ है, चाइना। देखिए किसी भी विकसित देश में आप जाएं, कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं या स्थिति तो हर देश में है। ऐसा नहीं है कि हर कोई देश या अमेरिका, यूएस और ये रसिया ये बहुत ज्यादा। रशिया के लिए मैं वो किसी आतंकवादी घटना से नहीं कह रहा हूँ। उनको नहीं ऐसे अंदाजा था कि 6000 न्यूक्लियर बम लेने के बाद उनके ऊपर कोई इतना अटैक कर देगा कि मॉस्को पर और ये नाटो मिलके इतना जाएगा, उसको कभी अंदाज़ा नहीं था। तो मेरा एक यही है कि एक तो इस घटना को हम आइसोलेटेड ले और इसके लिए ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हमारे पास आप इस तरह के छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, हमारे देश की भावनाओं से आप नहीं खेल सकते। इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए। और दूसरा, देश के लिए इतना फुल प्रूफ सिस्टम बनाए कि चाहे आप अभी हमारा करीब $77 बिलियन का बजट है डिफेंस का, और खैर पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन है नहीं क्योंकि उनका करीब $11 बिलियन का है। लेकिन बात केवल एक सुपरफिशियल लेवल पे ना हो, एक वाकई डर हो कि अगर इनको जैसे इजराइल को, जैसे साहिल ने बोला कि इजराइल का 1% अगर गया तो उन्होंने कॉस्ट रखी हुई है, वो सोएंगे नहीं, उनका स्क्वाड्रन छुट्टी नहीं करेगा जब तक उनको बता नहीं देगा कि तुमने क्या किया है, और वो हाथ खड़े नहीं करेंगे जब तक शीर्षासन 5 महीने नहीं करेगा, तब तक नहीं छोड़ेगा। और हम अभी तक देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की पॉलिसी नेशनल इश्यूज पे, देखो इंटरनल इश्यूज में ये कहूँगा कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, ये थोड़ा बहुत पॉलिटिकल तरीके से कोई चलता रहेगा, लेकिन जब कोई बात बॉर्डर की आएगी तो वी ऑल आर वन, एंड हम वो स्टेटमेंट दे कि जिसके लिए देश का हर बच्चा तैयार है। थे जो घूमने के लिए आए हुए थे, एक जो घटना आपने, वो जो नरवाल हैं उनको, उनकी डेथ हो गई, उसमें उसको गोली मार दी, उसकी पत्नी उसके साथ में थी। तो अब सोचो ना कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, जिसकी 6 दिन पहले ही शादी हुई। तो उस स्थिति में ये जो आपका माइंड सेट कोच क्या कहता है? देखिए, माइंड सेट हर एक पर्सन का अगर आप देखें तो आपके माइंड में प्रोग्रामिंग क्या है, यही माइंड सेट है। तो एक तो हमें पता है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी के लिए जिम्मेवार हो तो उसका एक प्रकार का दर्द होता है। एक ये है कि ये हमारे नेशन पर ही हमला हुआ है, कोई मेरे पर नहीं हुआ। बिल्कुल। तो फौज है, चाहे सिविलियंस है, चाहे कोई भी है, पुलिस है, वो इस समाज का ही हिस्सा है। अब फौजी है तो वो हमसे कोई अलग नहीं है, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारी समाज से ही जाते हैं। वो अच्छे हैं तब भी हमारी समाज से, अगर हम लीडर्स अच्छे दे रहे हैं तो हमारे समाज से जा रहे हैं, और लीडरशिप कहीं पे गड़बड़ाएगी भी तो भी हमारा समाज ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए माइंडसेट ये है कि हमारी एक तो देशभक्ति है, ये नेशनलिटी की जो भावना है, हमारे देश की एक बड़ी धरोहर है कि कभी भी हमारे जवानों ने, हमारे देश के सिविलियंस ने, देखिए इक्का दुक्का आदमी को हम अगर चर्चा भी नहीं करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसको तो हम एक उस भावना को लोगों को बता रहे हैं जो एक्चुअल वर्थ नहीं है। दूसरा ये कि हम अपने देश में अपने बच्चों को प्रेरणा दें, उनको प्रेरित करें कि आज देश को लीडरशिप की ज़रूरत है, तो आप जो भी बने लेकिन अपने देश के लिए ज़रूर एक लीडरशिप तैयार करें। स्कूल कॉलेजेस में भी वो गैप है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भाई हमारे पेरेंट्स हमको प्रेरणा देते थे, संकल्प कराते थे कि ये बनेगा। इस तरह स्कूल में कितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो उनको तैयार करते हैं। हमारे को सैनिक स्कूल्स तो है, और कितनी कॉलेजेस है हमारी जो उनको करती है। तो हमारा माइंडसेट यही होना चाहिए कि देश है तो हम हैं। अंत में साहिल, युवाओं की भागीदारी अपने देश के प्रति, अपने फौज के प्रति, नेशनल सिक्योरिटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर, उसकी क्या रहनी चाहिए? अंत में आप पर मैं सवाल को ख़त्म करता हूँ। सर, मैं एक बहुत सेंसिटिव बात आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा इसी पहलगाम हमले के बारे में, कि इस पहलगाम हमले में 27 से 28 लोगों को मारा गया। उनसे धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया, सभी को नहीं मारा गया, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, ताकि देश में इस तरीके का माहौल बने, ताकि देश में जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उनको लोग आतंकवादी के रूप में देखें।
और एक हिंदू मुस्लिम की एक बीच की जो स्थिति खराब करने का प्रयास किया है। ऐसे में हमें यही नहीं करना है। अगर हम ये कर लेते हैं और इस तरीके से ट्रिगर हो जाते हैं तो आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो पहली बात तो हमें आपसी भाईचारे को खराब नहीं करना है। हाँ, गलत के साथ समझौता कहीं नहीं करना है। अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई प्रदर्शन होता है तो उसमें जितनी जोर के साथ हिंदू अपनी बात रखता है, एक मुसलमान भी आतंकवाद के खिलाफ उसी तरीके से खड़ा हो। लेकिन आपसी भाईचारे को आप शायद आप जिससे कटिंग करवाते हो, आप शायद जिससे नारियल पानी पीते हो, क्या पता वो मुस्लिम हो, आप उसको उसमें आतंकवादी दिखने लगे और इस तरीके के व्यवहार से वो सही होते हुए भी क्या पता खराब हो जाए। एक्चुअल में इस तरह का कोई माइंडसेट नहीं बनाना, ऐसा ना बनाए जिस वजह से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे और किसी भी प्रकार के कोई दंगे फसाद ना हो। जहां तक बात है स्टूडेंट्स की ड्यूटीज की, तो सर नेशनलिज्म के जैसे हम देखते हैं कि मूवीज़ में, थिएटर्स में देखते हैं कि राष्ट्रगान को कंपलसरी करें ना करें, इस पे बड़ी डिबेट होती है। तो उससे राष्ट्रभक्ति आए ना आए, लेकिन देश प्रेम जो है वो एक कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देने से भी उतना ही है जितना बॉर्डर पे आपको जाने से है। वो कहते हैं ना कि भगवान की पूजा करने की या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, आज दिल में आस्था होनी जरूरी है। तो ऐसे ही दिल में एक देशभक्ति होनी बहुत जरूरी है। तो आज हमने बात की, हमारे साथ युवा स्टूडेंट लीडर साहिल कौशिक हमारे साथ थे। बहुत जज्बे के साथ उन्होंने अपनी बात आगे रखी। एक फौजी का डिसिप्लिन भी हमने सुना और एक माइंडसेट कोच की एक मनोदशा भी हमने देखी कि लोगों की मनोदशा क्या हो सकती है। पहलगाम एक टूरिज्म के लिए जो जाना जाता है, वहाँ से आज दर्द का पैगाम आया है। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। आज इस पर ही हमने थोड़ी सी चर्चा की। हाँ, हो सकता है कि आप पूर्ण चर्चा आज नहीं कर पाए हैं क्योंकि थोड़े से समय की भी पाबंदी है, अभाव है। तो आगे इनसे फिर से जुड़ेंगे। हो सकता है इनके साथ साथ कुछ और भी अलग एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ें, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। बड़ा अच्छा आपके साथ वार्तालाप रही साहिल, बहुत मजा आया आपसे बात करने में। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया है कि लोगों की माइंडसेट क्या है। सर, आपने बड़े अच्छे वचनों के साथ, प्रवचनों के साथ हमें इस चीज को बड़े धार्मिक रूप से, एक फौजी की इंटेंशन को धार्मिक रूप से जोड़कर हमें दिखाया। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा आप तीनों के साथ में। तो आगे भी मिलेंगे। आप ये इंटरव्यू जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे लोगों तक शेयर करें। लोगों को इस इंटरव्यू को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के एक मैसेज जाए। और जैसा साहिल ने कहा कि किसी के लिए कोई ऐसा माइंडसेट नहीं बनाए कि यार ये मुस्लिम है तो ये आतंकवादी होगा, या ये हिंदू है या मुस्लिम, तो इस तरह की सोच ना बनाएं। सभी हम भाई हैं, सभी हम देश का, इसी देश का हिस्सा हैं, इसी देश के बच्चे हैं। तो इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते।